कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे दोराहे पर ले आती है जहां हमारे लिए सही और गलत का निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही दोराहे पर शायद नैना भी थी। जैसे ही नैना विद्यालय पहुंची, सामने प्रिंसिपल सर खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही रूपल ने कहा, आज सर गेट पर, इसका मतलब देर से आने वालों की शामत है आज। अच्छा हुआ हम समय से है। मगर नैना ने जैसे ही उन्हें देखा, एक क्षण के लिए नज़रें टकराई। हजारों सवाल और जवाब उस एक क्षण में सामने लहरा गए। नैना ने तुरंत नज़रें नीची कर ली। गुड मॉर्निंग सर, आज सुबह सुबह यहाँ, मूड तो सही है आपका? रूपल ने मजाक करते हुए कहा, मूड बिल्कुल बढ़िया है, आपको देखकर और ज़्यादा बढ़िया हो गया। उन्होंने भी उसी लहजे में उत्तर दिया। गुड मॉर्निंग सर, नैना ने धीमे से कहा। उसकी कही बात को अनसुना कर वो रूपल से बातें करते रहे। मॉर्निंग असेंबली में भी जब भी नैना की नज़रें सर से टकराई तो सहम कर नीचे कर ली उसने। सब अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। नैना कंप्यूटर लैब में चली गई। उसे लगा अब सर यहाँ आएंगे और उसे कल की बात पूछेंगे। 2 पीरियड निकल गए और वो नहीं आए। नैना अपनी कक्षाएं पढ़ाने में व्यस्त हो गई। दिन भर उसके ख्यालों में सिर्फ कल वाली बात ही गूंज रही थी। छुट्टी हुई और वो रूपल सर के साथ घर जाने लगे। नैना को लगा कि अब रूपल मैम को छोड़ने के बाद वो कल की बात का जिक्र करेंगे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नैना को भी उसके घर के पास छोड़कर वो चुपचाप चले गए। नैना इस बात से थोड़ा चिंतित थी कि ना जाने उसके मन में क्या चल रहा है, कहीं सीधे सीधे नौकरी से निकालने की खबर ना सुना दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रिंसिपल सर अब उसे सिर्फ मतलब भर की बातें किया करते, पर हाँ, अक्सर लैब में ज़रूर आते। ना नैना कुछ कहती और ना ही वो, पर जब भी नज़रें मिलती ऐसा लगता जैसे हजारों बातें हो गई दोनों के बीच। एक अच्छे मित्र की तरह वो दोनों अब भी साथ थे। तभी लखनऊ में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए शिक्षकों का चयन हुआ। उसमें नैना का नाम भी था। सभी को सिर्फ एक दिन के लिए सेमिनार में जाना था। हर रोज़ 5 शिक्षकों को जाना तय हुआ। प्रिंसिपल सर को पूरे 4 दिन वहीं रहना था। नैना जब घर में बताया कि एक दिन के लिए लखनऊ जाना है तो सबने मना कर दिया। कहीं नहीं जाना, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी नौकरी करने की कि शहर से बाहर जाना पड़े। सासू माँ ने कहा, मम्मी जी मैं सुबह जाऊंगी और शाम को वापस आ जाऊंगी। वैसे भी तो स्कूल जाती हूँ ना, सिर्फ कुछ घंटे ही तो एक्स्ट्रा है। वो सब हमें नहीं पता। नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। मेरा जाना ज़रूरी है। कुछ शिक्षकों का तो चयन भी नहीं हुआ है, मेरा हुआ है, तो आप मुझे मना कर रही है। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं रात से पहले वापस आ जाऊंगी। और फिर रूपल मैम भी तो जा रही है मेरे साथ। सासू माँ को एहसास था कि अगर इजाज़त नहीं दी तो नैना विद्रोह करेगी, मगर जाएगी ज़रूर। इसलिए इजाज़त देकर एहसान जताने में भलाई समझी। सेमिनार के आखिरी दिन नैना और रूपल बाकी 3 शिक्षकों के साथ पहुंची। हल्का गुलाबी और सफ़ेद रंग की साड़ी में नैना बहुत प्यारी लग रही थी। वही गहरे रंग और नीले रंग की साड़ी में रूपल अपने नाम के अनुसार रूप की आभा बिखेर रही थी। 3 दिन बाद नैना को अपने सामने देख प्रिंसिपल सर उसे अनदेखा कर बाकी सबसे मिले भी और सबका स्वागत भी किया। चलिए पहले सब नाश्ता कर लीजिए, फिर 10 बजे से सेमिनार शुरू होगा। उन्होंने सभी शिक्षकों को निर्देश दिया। मैं नाश्ता करके आई हूँ, रूपल ने कहा। मैं भी, नैना ने कहा। ठीक है, बाकी सब नाश्ता करके मेरे हॉल में मिलिए। आप दोनों मेरे साथ आइए। प्रिंसिपल सर ने नैना और रूपल को साथ चलने को कहा। कहाँ सर? रूपल ने पूछा। मेरे कमरे में। सभी शिक्षकों के बैज वही रखे हैं। दोनों उसके साथ चल दिए। कमरे में जाकर सामान लिया और बाहर आ गई। तभी रूपल को उसकी कोई पुरानी मित्र मिल गई और वो उससे बातें करने में व्यस्त हो गई। नैना और प्रिंसिपल सर चुपचाप खड़े थे। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। नैना समझ गई कि अब सर उससे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। जानबूझकर नैना को अनदेखा करने के लिए उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और व्यस्त हो गई। नैना को बुरा तो लगा, पर वो चुपचाप खड़ी रही। थोड़ी देर में सब हॉल में पहुँचे। हॉल में सब साथी बैठे थे। सब ने सेमिनार बहुत अच्छे से सुना। कुछ रोचक प्रस्तुति भी हुई। अंत में सर ने सबको CMS के संस्थापक श्री जगदीश गांधी से मिलवाया। बेहद साधारण लेकिन अलौकिक प्रतिभा और ज्ञान के धनी व्यक्तित्व। सभी उनसे मिलकर बहुत खुश और प्रोत्साहित हुए। नैना के लिए एक नया अनुभव था। इस बीच कई बार दोनों की नज़रें आपस में मिली, पर जैसे ही मिलती
तुरंत दोनों यहाँ वहाँ देखने लगते। शाम होते ही सब वापस कानपुर के लिए निकले। 2 कार थी और 6 लोग, इसलिए तय हुआ कि 3-3 लोग एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि सर रोज ही नैना और रूपल को घर तक छोड़ते थे, इसलिए वो तीनों एक साथ हो गए। और वैसे भी तीनों की बनती भी थी। रास्ते में 2 घंटे के सफ़र में नैना ने एक शब्द भी नहीं कहा। रूपल और सर ही आपस में बातें करते रहे। रूपल कहा भी, क्या हुआ नैना, ठीक तो है या ज़्यादा थक गई आज? नैना ने सिर दर्द का बहाना बना चुप रहना ही उचित समझा, जबकि नैना और प्रिंसिपल सर दोनों जानते थे कि नैना चुप क्यों है। थोड़ी देर बाद रूपल मैम का घर आया और वो उतर गई। अब नैना और वो अकेले थे। उन दोनों के बीच सन्नाटे में भी बहुत शोर था। कार नैना के घर की तरफ ना मुड़कर किसी और दिशा में मुड़ गई। नैना समझ गई कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए चुपचाप बैठी रही। आगे जाकर एक जगह कार रुक गई। नैना का दिल तेजी से धक धक कर रहा था। क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया इन 4 दिनों में? जब मैं विद्यालय में नहीं था। नैना चुपचाप रही। नैना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ बोलोगी? क्या तुम्हें एक पल भी मेरा ख्याल नहीं आया? मैं यहाँ रोज़ तेरा इंतज़ार करता था कि शायद आ जाओगी तुम। एक पल भी तुम्हें अपने मन से नहीं निकाल पाया मैं। और आज सुबह से जब से तुम्हें देखा है तब से तुमसे बात करना चाहता था, पर सोचा शायद तुम शुरुआत करो, पर तुमने तो कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं समझा। नैना, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और बहुत ज़्यादा, शायद खुद से ज़्यादा। तुम्हें एक बार भी एहसास नहीं हुआ मेरी कमी का? तुम्हारा एक बार भी मन नहीं हुआ मुझे देखने का? वो बोले जा रहे थे, ये सब प्यार नहीं है, आकर्षण है। आप समझदार है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है। किस रिश्ते की नींव रखना चाहते हैं जिसका कोई भविष्य ही नहीं? आपकी पत्नी है जो आंखें बंद करके आप पर भरोसा करती होगी। मेरा पति है जिसने किसी भरोसे के साथ मुझे नौकरी करने की इजाज़त दी है। हम दुनिया को नहीं, हम खुद को धोखा देंगे, इसलिए इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए। किसकी बात कर रही हो तुम? अपने उस पति की जिससे तुम्हारी खुशी या तुम्हारी तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर अगर मेरे मन में तुम हो और मैं अपनी पत्नी के साथ रिश्ता निभाऊं, धोखा तो वो भी होगा ना। कुछ रिश्ते हम सिर्फ इसलिए निभाते हैं क्योंकि निभाना हमारी ज़रूरत है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा समय ही तो चाहता हूँ, और मैं किसी के साथ कोई अन्याय थोड़ी ना कर रहा हूँ। आप पंकज के बारे में? हाँ, सब जानता हूँ। कई बार तुम्हें देखा है पंकज के दिए जख्म अपनी साड़ी के आंचल से छुपाते हुए। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम्हारी आंखें खुद तुम्हारा दर्द बयां करती है, और तुम, ओहो, तो दया कर रहे हैं मुझ पर, दुख बांटना चाहते हैं मेरा। ऐसे रिश्तों की उम्र बहुत छोटी होती है नैना, हर बात को गलत नज़रिए से देखना ज़रूरी है। मैं तुम पर कोई दया नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे पहले दिन से प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारी सच्चाई तो मुझे बहुत बाद में पता चली। मैं आपसे प्यार नहीं करती। हाँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ और हृदय की गहराइयों से करती हूँ। नहीं, तुम भी करती हो मुझसे प्यार, मगर कहना नहीं चाहती क्योंकि तुम डरती हो। इस समाज से, परिवार से, सबसे डरती हो तुम, इसलिए आज तक अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाई। है हिम्मत खुद के लिए आवाज़ उठाने की? नहीं है। क्यों डरती हो? क्या जीवन ऐसे गुजार दोगी घुट घुट कर? नैना की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। नैना, प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। पिछले 1 साल से चाहता हूँ तुम्हें, कभी भी तुम्हें तकलीफ़ देना या परेशान करना मेरा मकसद नहीं। तुम खुश रहो, बस यही चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, और ऐसा करने से तुम मुझे नहीं रोक सकती। नैना के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहने लगे, तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ, तकलीफ़ नहीं। मुझे माफ़ कर दो अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है। नैना के आंसू पोंछते हुए कहा, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं भी आपको कभी खोना नहीं चाहती, इसलिए इस मित्रता को ऐसे ही रहने दीजिए। किसी ऐसे रिश्ते में मत बदलिए जिसकी वजह से मैं आपको खो दूँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज से तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। जब तक सांस है, तुम्हारा ये मित्र हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे लिए तुम्हारा साथ और तुम्हारी खुशी बहुत महत्वपूर्ण है। चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ, वरना घर पर न जाने क्या नया बखेड़ा हो। धन्यवाद, आपने मुझे समझा। फिर उन्होंने नैना को घर छोड़ दिया। नैना घर पहुंची तो रात के 8 बज चुके थे। सासू माँ नैना का इंतज़ार कर रही थी। बड़ी देर लगा दी आने में। सासू माँ ने पूछा, जी मम्मी जी, थोड़ी देर हो गई, ट्रैफिक ज़्यादा था।
खाना सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए बनेगा। पापा और पंकज शादी में गए हुए हैं, उन्होंने नैना को बताया। जी ठीक है, क्या बना दूँ? कुछ भी बना लो। ऐसा करो, आज वाइन के पराठे बना लो, दही रखा है तो रायता हो जाएगा, जल्दी भी बन जाएगा, बहुत भूख लगी है, सासू माँ ने कहा। जी ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बनाकर लाई, कहकर नैना खाना बनाने में लग गई। आज नैना निश्चिंत थी और खुश भी। वैसे अब बात प्रिंसिपल साहब की जाए तो मैं बता दूं, 29-30 वर्षीय आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, खुश मिजाज, सकारात्मक, हमेशा सबकी सहायता करने को तैयार और अपने कर्मचारियों के साथ मित्रवत व्यवहार करने वाले, सबके प्रिय थे। नाम है राजीव शर्मा। विद्यालय की कई शिक्षिकाएं उन्हें बहुत पसंद करती थी और उनसे बात करने के, उनके साथ समय बिताने के अवसर ढूंढती रहती थी, पर उनका मन अटका था नैना में। खैर ये दोस्ती अब दिन बर दिन गहरी होती जा रही थी। अब कुछ कहे बिना बहुत सी बातें हो जाया करती थी। नैना को एक बहुत अच्छे पथदर्शक मिल गए थे और उन्हें एक बहुत अच्छा मित्र नैना के रूप में। मैंने कहीं पढ़ा था कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अवश्य आता है। रात कितनी भी घनेरी हो पर उसके बाद सुबह ज़रूर आती है। नैना के साथ जो कुछ हो रहा था वो एक नई सुबह थी या दूसरे बड़े अंधेरे की आहट, ये तो नैना को भी नहीं पता था। मगर हाँ, जो हो रहा था वो अच्छा ज़रूर लगता था नैना को। राजीव, अब मैं प्रिंसिपल सर को उसके नाम से संबोधित करूँगी। और राजीव को नैना का साथ अच्छा लगने लगा था। मित्रता अपने आप में मिसाल थी। गंगा मैया के तट से उनके सानिध्य से शुरू हुई ये मित्रता गंगा मैया जितनी ही पवित्र थी। राजीव भी अब किसी न किसी बहाने से नैना के साथ समय बिताने की कोशिश करते। खैर समय गुजर रहा था। नैना के घर के हालात अब भी वैसे ही थे। नैना ने घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, मगर पंकज ने शराब पीकर सारे बच्चों को बुरा भला कहा और सभी बच्चों ने आना बंद कर दिया। फिर एक दिन नैना जब विद्यालय से थकी हारी लौटी तो सासू माँ ने नैना से पूछा, नैना, नंदनी की वो पीली वाली साड़ी नहीं मिल रही जो उसने पिछले महीने पूजा में पहनी थी, तुम्हारे पास है क्या? नहीं मम्मी जी, वो तो दीदी ले गई थी तभी, नैना ने पानी का गिलास भरते हुए जवाब दिया। अपनी अलमीरा दिखाओ ज़रा। जी मम्मी जी, खाना लगा लूँ फिर खोलती हूँ, बहुत भूख लगी है, नैना ने खाना परोसते हुए कहा। थोड़ा रुक कर खा लेना, पहले अलमीरा दिखाओ, सासू माँ ने थोड़ा सख्ती से कहा। नैना को बुरा तो लगा, साथ ही गुस्सा भी आया, क्योंकि वो सुबह से भूखी थी, पर उसने उस समय खाना छोड़कर अलमीरा खोलना उचित समझा। ये लीजिए मम्मी जी, आप देख लीजिए, कहकर नैना खाना निकालने चल दी। नहीं, तुम एक एक करके सारा सामान नीचे फर्श पर रख दो, मैं सब देख लूँगी, फिर बाद में दोबारा वापस रख देना। पर मम्मी जी, उसमें बहुत समय लग जाएगा। ओहो, तो तुम अपनी अलमारी नहीं दिखाओगी, इसका मतलब साड़ी तुमने ही चुराई है। चुराई है? मैं क्यों उसकी साड़ी चुराऊंगी? क्योंकि खरीदने की औकात तो है नहीं तुम्हारी। 4,500 की थी, इतनी तुम्हारी महीने भर की कमाई नहीं है जितनी कि मेरी बेटी साड़ी पहनती है। हाँ, मेरी कमाई उतनी नहीं है, मगर मेरे शौक भी इतने महंगे नहीं है। फालतू की पंचायत ना करो, अलमीरा से कपड़े निकालो। नैना ने एक एक करके सारे कपड़े निकाले, फिर सासू माँ को दिखाकर वापस रखे। इस सब में 1 घंटे से ज़्यादा समय लग गया। अब ऊपर से अपने शादी वाला बक्सा निकालो, वो भी तो दिखाओ, सासू माँ ने गुस्से से कहा। पर मम्मी जी, उसमें तो शादी की चूड़ियाँ हैं, वो तो 6 महीने से खुला ही नहीं। जितना कहा है उतना करो, बक्सा दिखाओ चुपचाप। अगर साड़ी तुमने नहीं ली है तो दिखाने में डर कैसा? सासू माँ अब भी गुस्से में थी। नैना ने बड़ी मुश्किल से बक्सा नीचे उतारा। ज़्यादा भारी होने की वजह से नैना बक्सा संभाल नहीं पाई और वो उसके पैर पर गिर गया। पैर पर बक्सा गिरने से नैना का बिछुआ उसके पैर में घुस गया। काफ़ी चोट लगी उसे, पर बिना उसकी चोट की परवाह किए सासू माँ बक्से से साड़ियाँ निकालकर बिस्तर पर फेंकने लगी और अपनी बेटी की साड़ी ढूंढने लगी। पर साड़ी होती तो मिलती ना। अपना सूटकेस खोलो, वो भी दिखाओ। मम्मी जी, मेरे पास उनकी साड़ी नहीं है, मेरे पैर में भी चोट लग गई है, नैना ने पैर की चोट का बहता खून पोंछते हुए कहा। इसका मतलब साड़ी उसी सूटकेस में है, उतारो उसे जल्दी, सासू माँ ने नैना की चोट अनदेखी करते हुए कहा। नैना भी अब गुस्से से उठी और सूटकेस ऊपर से उतार कर खोला और सारे कपड़े बिखेर दिए। लीजिए, अब तो हो गई तसल्ली, या अब भी कुछ बाकी है तो वो भी देख लीजिए, नैना ने भी गुस्से से कहा। तेवर तो देखो इसके, साड़ी ढूंढने के लिए कह दिया तो कितनी तमतमा रही है,
ज़रूर अपनी माँ या भाभी को दे आई होगी। सासू माँ ने बिना सोचे समझे नैना पर इल्ज़ाम लगा दिया। मम्मी जी, मैं तो कई महीनों से मायके गई ही नहीं, और वो साड़ी तो दीदी ने पिछले महीने ही पहनी थी, और मैंने उन्हें खुद वो साड़ी दी थी जब वो अपना सामान पैक कर रही थी, नैना ने जवाब दिया। सासू माँ बड़बड़ाते हुए घर से बाहर चली गई। नैना समझ गई कि अब ये जाकर जेठ जी और पंकज को भरेगी और फिर पंचायत लगेगी। नैना एक बार फिर कटघरे में खड़ी होगी, फिर पंकज को कान भरकर भेजा जाएगा और वो बिना सोचे समझे नैना के साथ मारपीट करेंगे। पर नैना को इन सब बातों की अब आदत सी हो गई थी। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। शाम को जेठ जी घर आए, पंचायत शुरू हुई। नैना ने कई बार कहा, बार बार कहा कि साड़ी उसके पास नहीं है, पर कोई नहीं माना। तलाशी दोबारा ली गई, पर कुछ नहीं मिला। मिलता भी कैसे, जब नैना ने साड़ी ली ही नहीं तो उसके पास कैसे मिलती। तुम्हारे पास सुबह तक का समय है, जहाँ कहीं रखी हो चुपचाप वापस कर दो, नहीं तो साड़ी खरीद दो। 4,500 की साड़ी खरीद दूँ, पर मैंने साड़ी ली ही नहीं है, तो मैं क्यों खरीदूंगी। नैना ने अपनी बात कही। लालची माँ की लालची बेटी। माँ क्या खानदानी लालची है। उधर माँ और भाई इसकी भाभी को दहेज के लिए परेशान करते हैं, इधर ये हमारी बहनों की महंगी चीज़ें चुरा कर अपने शौक पूरे करती है। पंकज ने भी अपनी माँ और भाई की हाँ में हाँ मिलाई। अपने भाई और मम्मी के लिए ऐसी बातें सुनकर नैना खून का घूंट पीकर रह गई। कुछ बोलने का मतलब बहस था, इसलिए चुप रही। रात में पंकज फिर नशे की हालत में आए और फिर वही मारपीट, फिर वही साड़ी वापसी की जिद। नैना के पास साड़ी थी ही नहीं तो देती कहाँ से, इसलिए हर थप्पड़ को चुपचाप सहन कर गई। रात भर रोती रही, इसलिए सुबह नींद नहीं खुली, विद्यालय नहीं जा पाई। सुबह फिर जेठ जी घर आ गए। बताओ कहाँ है साड़ी। चाहे एक बार पूछे, चाहे 1000 बार पूछे, मैंने नहीं ली तो नहीं ली, नैना ने गुस्से से जवाब दिया। तो क्या दीवारें खा गई या आसमान निगल गया। सासू माँ बराबर आग में घी डालने का काम कर रही थी। काफ़ी कुछ फिर सुनाया गया नैना को। तभी नैना का फ़ोन बज उठा। फ़ोन उसकी ननंद नंदिनी का ही था। हेलो भाभी, अरे मेरी साड़ी मिल गई। वो कल मैंने अलमीरा की सफाई के लिए सारे कपड़े बाहर निकाले थे ना, तो बच्चों ने वॉशिंग मशीन में कब डाल दी पता ही नहीं चला। आज जब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन खोली तब साड़ी उसी में पड़ी मिल गई। आपकी साड़ी तो मिल गई दीदी, पर आपकी साड़ी की वजह से मेरे घर में कितना कलह हुआ इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अगली बार से पहले ठीक से देखने के बाद ही यहाँ फ़ोन कीजिएगा, कहकर नैना ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। साड़ी मिलने की बात सुनकर सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। सब एकदम खामोश हो गए। नैना रोते हुए उठकर अपने कमरे में आ गई। मम्मी क्या है ये सब, कम से कम पहले पक्का तो कर लिया करो कि साड़ी सच में खोई है या नहीं, फालतू में इतना नाटक हो गया, कहकर पंकज भी उठकर नैना के पीछे पीछे कमरे में गए। हाँ हाँ, जाकर अपनी पत्नी के पल्लू में छिप जा, अगर तलाशी ले ली तो क्या गलत किया। मम्मी भी बड़बड़ाने लगी। चलो ठीक है, अब क्यों रो रही हो, साड़ी तो मिल गई ना। पंकज ने रोती हुई नैना को चुप करवाने की कोशिश की। हाँ साड़ी तो मिल गई, पर कल रात जो मारपीट तुमने मेरे साथ की वो एक बार भी सोचा कि मैं सच भी कह सकती हूँ, नैना ने रोते हुए कहा। चलो हो गई गलती, भूल जाओ, नैना को बाहों में भरते हुए पंकज ने कहा। छोड़ो मुझे, ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी की, नैना ने पंकज को झटकते हुए कहा। अरे नौकरी करने लगी है तो ताव आ गया है, हाथ झटकती है मेरा, घमंड आ गया है क्या नौकरी का। जितना तू महीने भर कमाती है ना, उतना तो मैं एक रात में शराब पीकर मुँह देता हूँ, पंकज ने भी गुस्से से कहते हुए नैना के बाल पकड़कर खींच दिए। और कुछ तुम कर भी नहीं सकते पीकर मूतने के सिवाय, मुँह चलाती है, कह दिया ना साड़ी मिल गई तो बात खत्म। पंकज ने नैना को जोर का धक्का दिया। नैना का सिर दीवार से जा टकराया। बात खत्म नहीं हुई अभी, बात तो अब शुरू हुई है। और कितने झूठे इल्ज़ाम लगाओगे, और कितना मारोगे, और कितना गिरोगे तुम सब। नैना अब चीख पड़ी। देखो इसको बिल्कुल बेशर्मी पर उतर आई है, कितना चिल्ला रही है। बाहर लोग सुनते होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। सासू माँ भी आग में घी डालने आ चुकी थी। आज बाहर लोग सुनेंगे तो मुझे बुरा भला कहेंगे। रोज़ सब सुनते हैं मेरी चीखें, रोज़ सब सुनते हैं मुझे दी हुई गालियाँ। तब कुछ नहीं होता मम्मी जी। नैना पूरी तरह से आपे से बाहर थी। क्यों रहूँ मैं चुप, क्यों? कल से एक साड़ी के लिए जीना मुश्किल कर दिया आप लोगों ने, वो भी उस साड़ी के लिए जो मैंने ली ही नहीं। गुस्से से भरी नैना बोले जा रही थी।
चटाक से एक और थप्पड़ नैना के गाल पर पड़ा। कुछ ज़्यादा ही जबान चलने लगी है तेरी। 2 पैसे क्या कमाने लगी, सबको ठेंगे पर रखेगी। तेरी कमाई से घर नहीं चलता, समझी। लगता है बाहर की हवा लग गई है। आवारा कहीं की, न जाने कहाँ कहाँ मुँह मारती फिरती है कि इसके दम पर उछल रही है। कौन सा नया कसम मिल गया है। सासू माँ बराबर आग में घी डाल रही थी और पंकज नैना के बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया उसे। औरत जूते का फीता होती है, पजामे का नाड़ा नहीं, जिसके बिना काम ना चले। आवारा औरत कहीं की। सब वहाँ से चले गए। सासू माँ दूसरे कमरे में बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। नैना फिर एक बार आईने के सामने जा बैठी। एक वही तो साथी था उसका मन किया वो चीख चीख कर रोने लगे, मगर मजबूर थी। चुपचाप आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अपने जख्मों को देखती, फिर आईने में खुद को देखती और फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर रोने लगती। ये नौटंकी बंद करो, तुम्हारे बाप नहीं आएंगे यहाँ खाना बनाने। उठकर खाना बनाओ, दोपहर के 1 बज रहे हैं। खाने पीने का कुछ भी पता नहीं, बस हर समय नाटक नौटंकी, कहकर सासू माँ अपनी बिटिया के घर चली गई। नैना यही सोच रही थी कि आज मेरा क्या कसूर था, क्या गलत किया था उसने। नैना मैडम कल भी विद्यालय नहीं आई और आज भी नहीं आई। कोई खबर आई क्या उनकी? राजीव प्रिंसिपल सर ने रूपल से पूछा। नहीं सर, मैंने फ़ोन किया था, उसने उठाया भी नहीं, वो रूपल ने बताया। एक बार और कॉल करके देखिए, सब ठीक तो है ना? जी मैं अभी करती हूँ, कहते हुए रूपल ने फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठा भी। हेलो नैना, मैं रूपल। तुम आज भी नहीं आई, सब ठीक तो है? रूपल ने पूछा। गुड मॉर्निंग मैम, कल आऊँगी, कहकर नैना ने फ़ोन रख दिया। सर, आवाज़ से कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर उसने ठीक से कुछ बताया भी नहीं। रूपल ने प्रिंसिपल सर को बताया। देखते हैं, उन्होंने कहा है तो शायद कल आए, कहकर राजीव सर वहाँ से वापस अपने ऑफिस में आ गए। मगर बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक खाली मैसेज नैना के नंबर पर भेजा। फ़ोन नैना के हाथ में ही था। राजीव का मैसेज देखकर नैना समझ गई कि वो नैना को लेकर परेशान है, इसलिए उसने एक मैसेज भेजा। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना होइए, कल सुबह मिलती हूँ। उधर से जवाब आया, अपना ख्याल रखना मेरे लिए। नैना ने तुरंत उसे डिलीट कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। उसने सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर गर्म की और माथे पर लगी चोट पर इस उम्मीद से लगा ली कि कल सुबह तक ठीक हो जाएगी तो नैना स्कूल जा पाएगी, नहीं तो सबको क्या कहेगी कि ये चोट कैसे लगी। अगले दिन नैना जब विद्यालय पहुंची तो राजीव सर स्कूल के गेट पर ही खड़े थे। जहां नैना को देखकर राजीव की आंखों में हजारों सवाल तैर गए, वही नैना की आंखें भर आई। अपनी नीची नजरें कर बिना कुछ कहे नैना वहां से चली गई और आकर अपने काम में लग गई। 2 दिन ना आने की वजह से काम भी ज़्यादा था। जाकर कंप्यूटर लैब में अपना काम करने लगी। तभी रूपल वहाँ आई। कहाँ थी मैडम आप 2 दिन से? चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चली गई? रूपल ने मजाक में पूछा। कुछ नहीं मैम, सीढ़ियों से गिर गई तो चोट ज़्यादा लग गई, इसलिए नहीं आ पाई। नैना को पता था कि अगला सवाल उसकी चोट को लेकर होगा, इसलिए पहले ही साफ कर दिया। ओह, ध्यान कहाँ रहता है आजकल तुम्हारा? रूपल ने पूछा। ध्यान तो काम पर ही था, पर गीले कपड़ों से भरी बाल्टी का वजन नहीं संभाल पाई, इसलिए। नैना ने सफाई दी। मैं और प्रिंसिपल सर बहुत परेशान हो रहे थे। अच्छा छोड़ो, एक गुड न्यूज़ दूं? रूपल ने चहकते हुए कहा। हाँ बताइए ना, क्या बात है? मुझे दूसरी अच्छी नौकरी मिल गई है। क्या दूसरी नौकरी? तो क्या आप हमें छोड़कर चली जाएंगी? नहीं प्लीज़, आप मना कर दो, मैं कैसे रहूँगी यहाँ आपके बिना? नैना ने घबराकर कहा। पागल, पूरे 3000 रुपये ज़्यादा सैलरी, कैसे छोड़ दूँ? नैना उदास हो गई। पूरे दिन काम में मन नहीं लगा। छुट्टी के समय नैना और रूपल जैसे ही घर जाने को निकली कि पीछे से डायरेक्टर सर ने बुलाया। अरे रूपल मैडम और नैना मैडम, ज़रा ऑफिस में आइए हमारे। जी सर, दोनों ने एक साथ कहा और उनके ऑफिस में गई। आइए बैठिए, हमने सुना है आप जा रही है रूपल मैडम स्कूल छोड़कर? सर ने पूछा। रूपल ने कहा, सर सुना क्या है, आपको प्रिंसिपल सर ने बताया होगा। अब आप तो सैलरी बढ़ा नहीं रहे, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो आपकी सैलरी बढ़ा दी हमने, अब आप कहीं नहीं जाएगी, यही कहने के लिए बुलाया था। लीजिए, इसी खुशी में मिठाई खाइए। डायरेक्टर सर ने मिठाई का डब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा। सर आपको ना सिर्फ मिठाई खाने का बहाना चाहिए। अरे मैडम, जब बहाना नहीं मिलता ना तो हम कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेते हैं
और नैना मैडम, पढ़ाई कैसी चल रही है? उन्होंने नैना से पूछा। ठीक चल रही है सर, नैना ने बताया। अपना ध्यान रखिए ज़रा। सुना है आप सीढ़ियों से गिर गई, उन्होंने नैना से कहा। नैना ने रूपल की तरफ घूर के देखा। जी सर, मगर अब ठीक हूँ, नैना ने जवाब दिया। तब तक प्रिंसिपल सर भी वहाँ आ गई। आप लोगों को छोड़ दूँ घर? नेकी और पूछ पूछ, रूपल ने कहा। चलिए फिर, आइए मैं गाड़ी निकालता हूँ। नैना को पता था कि राजीव अब उससे बात करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें घर छोड़ने जा रहे हैं। हुआ भी वही। रूपल को उतारने के बाद कार नैना के घर के विपरीत दिशा में मुड़ गई। क्या हुआ था? राजीव ने गुस्से से कहा। वो मैं गिर, नैना बोली रही थी कि बीच में टोकते हुए बोले। सच क्या है? कहानी तुमने स्कूल में सुना दी, अब सच बताओ। कुछ नहीं। नैना, मुझे बताओ तो हुआ क्या है? नैना चुप रही। पंकज ने फिर हाथ उठाया ना। नैना के गालों से लुढ़कते हुए आंसू नीचे गिर गए। मुझे पता था ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वैसे बात क्या थी? उन्होंने आगे पूछा। नैना ने उन्हें सारी बात बता दी। सिर्फ एक साड़ी के लिए? पागल है क्या सब? खैर छोड़ो, कुछ खाओगी? नहीं, उन लोगों को शायद आपके और मेरे रिश्ते पर भी शक है। बेहतर होगा कि आप इस तरह से नाम मिला करें, कहीं वो हमारे रिश्ते को गलत नाम ना दे दे, नैना ने कहा। राजीव चुप रहे। थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने नैना को घर से थोड़ा पहले छोड़ दिया। अपना ख्याल रखना नैना, मेरे लिए। तुम्हें 2 दिन नहीं देखा तो इतनी बेचैनी थी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, राजीव ने कहा। नैना कुछ नहीं बोली और चुपचाप उतरकर घर वापस चली गई। घर आकर देखा तो घर पर ससुर जी थे बस। सासू माँ आज भी नंदनी के घर गई थी। अगर मेरी बात मानी होती तो इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। क्यों खुद को इतना कष्ट दे रही हो? अब भी समय है, मान जाओ मेरी बात। ससुर जी आज फिर मौका पाकर दाव खेलने के मूड में थे। भगवान ने आपको भी 3 बेटियां दी है और तीनों खूबसूरत भी है। उसमें से किसी से अपनी बात क्यों नहीं मनवा लेते? किसी को भी दे दो, लालच शायद मान जाए, नैना ने गुस्से से कहा। हरामजादी मुंह चलाती है। इससे पहले कि ससुर जी अपनी बात पूरी करते, नैना बीच में ही बोली। गालियाँ सिर्फ अपने पति की सुनती हूँ, किसी और की नहीं सुनूंगी। और आज तो सिर्फ मुंह चलाया, अगर आगे से बदतमीजी की तो हाथ पैरों के साथ और भी बहुत कुछ चलाऊंगी। कहते हुए नैना अपने कमरे में चली गई। हाँ, बहुत पर निकल आए हैं तेरे, लगता है कटवाने पड़ेंगे, ससुर जी बड़बड़ाते रहे। नैना ने जोर से दरवाज़ा धक्का देकर अंदर से बंद कर लिया। बिस्तर से टिककर दोनों घुटनों में मुंह छुपाकर बैठ गई और रोने लगी। नैना मैडम, आप बच्ची है क्या जो हर बात में रोने लगती है? नैना को राजीव की आवाज़ सुनाई दी। सर उठाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, शायद अंतर्मन की आवाज़ थी। नैना तुरंत उठ खड़ी हुई। सच है, क्या मैं बच्ची हूँ जो हर बात में रोने लगती हूँ? मैं नहीं रोऊंगी, और रोना तो अब इन लोगों को पड़ेगा। नैना ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने ससुर जी अब भी खड़े थे। अब आप यहाँ से जाएंगे या चप्पल खा के जाएंगे? नैना ने गुस्से से कहा। माँ ने तमीज़ नहीं सिखाई तुझे, कैसे बोल रही है? उन्होंने गुस्से से चीखते हुए कहा। मेरी माँ ने तो सिखाई है, पर शायद आपकी माँ भूल गई आपको तमीज़ सिखाना, तभी तो अपनी बेटी जैसी बहू के साथ हम बिस्तर होना चाहते हो। और हाँ, चिल्लाना मुझे भी आता है। अपनी आवाज़ अपने गले में रखिए और निकलिए यहाँ से। नैना भी आज पूरी हिम्मत के साथ बोल पड़ी। साली, मुझे मेरे घर से भगाएगी तू? अब देख मैं क्या करता हूँ, कहकर वो वहाँ से चले गई। नैना ने भी अब चैन की सांस ली। धन्यवाद मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मुस्कुराकर मन ही मन राजीव सर को धन्यवाद दिया। तभी नैना का फ़ोन बजा। फ़ोन मम्मी का था। हेलो, हाँ मम्मी कैसी हो? नैना ने पूछा। नैना, तुम्हारे बड़े बाबा अब नहीं रहे, आज सुबह सुबह परलोक सिधार गए। दुखी मन से नैना की मम्मी ने नैना को बताया। क्या बड़े बाबा? नैना रोने लगी। रो नहीं बेटा, क्या कर सकते हैं, पापा के जाने के बाद से वो बहुत घुट घुट कर जी रहे थे, शायद प्राण पापा में ही अटके थे। आज चले गए, तुम आ पाओगी? हाँ मम्मी, रोते हुए नैना ने कहा और फ़ोन रख दिया। अगला फ़ोन उसने पंकज को मिलाया। मेरे बड़े बाबा नहीं रहे, वो रोने लगी। तो इसमें रोने की क्या बात है, बुजुर्ग थे, मर गए, एक ना एक दिन सबको मरना ही है। पंकज के मुंह से ये शब्द सुनकर नैना निशब्द हो गई। आज खाना ज़्यादा बना लो, सिया आ रही है, कहकर पंकज ने फ़ोन काट दिया। सिया पंकज की मंझली बहन थी, जिससे नैना की खूब बनती थी। आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। बड़े बाबा, नैना को स्मरण हो आया अपने बचपन का।
बड़े बाबा ने कभी शादी नहीं की। वो नैना के परिवार को ही अपना मानते थे। खेतों के बीच छोटी सी मंडियाँ बनाकर रहते थे। गांव से खेत काफ़ी दूर थे, इसलिए अम्मा रोज़ किसी न किसी के हाथ बड़े बाबा के लिए खाना भिजवाती थी। ज़्यादातर ये काम नैना के भाई बहनों के जिम्मे होता था। चाचा के बेटा बेटी सब मिलकर नैना 10 भाई और 6 बहन थे। 4 भाई बहुत छोटे थे, इसलिए वो लोग नहीं जाते थे, पर बाकी सब एक साथ गांव से निकलते। कोई लाठी लिए होता, कोई रास्ते के लिए पानी का डिब्बा। तब प्लास्टिक का चलन नहीं था, सो स्टील के डिब्बे से पानी भरकर ले जाते थे, जिसे डोलची कहते थे। जूट और कांच की बनी डलिया में कपड़े में बंधी रोटियां और दूसरी डोलची में सब्जी, जिसे गांव में सब्जी नहीं तरकारी कहते थे। सारे के सारे एक साथ, चाहे धूप हो या बारिश, खेत पर जाने का नाम सुनकर खुशी से झूम उठते। फिर बड़े भैया हर बार की तरह नए रास्ते ले जाते और रास्ते भर भूत की बातें करते। डर के मारे सब उनके पीछे पीछे जल्दी जल्दी चल देते। वो आम का पेड़ देख रहे हो तुम सब, उस पर चुड़ैल रहती है, चलो यहाँ से दौड़ लगाकर निकलो। और सब भाग पड़ते। जब खेतों में पहुँचते तो बाबा को सारी बातें बताते। फिर भैया को खूब डांट पड़ती। बाबा को पता होता था कि सारे बच्चे आने वाले हैं, इसलिए बगीचे से अमरूद, जिसे गांव में जामफल कहते हैं, इकट्ठा करके रखते। साथ में कभी जामुन, कभी बेर, कभी आम, मौसम के अनुसार फल रखे मिलते। हम सब जाते ही पहले तो फलों पर टूट पड़ते, फिर थोड़ा खेलकर बाबा से जिद करते कि ट्यूबवेल चला दो। ट्यूबवेल के ठीक सामने एक आयताकार बहुत बड़ी टंकी बनी थी, जिसमें ट्यूबवेल का पानी गिरता था। उसमें कूदकर हम सब खूब नहाते। और अगर कभी बाबा मना कर देते तो खेतों में जा रहे पानी, मिट्टी का रास्ता जिसे होकर खेतों में पानी जाता है, में लौटने लगते। सब मिट्टी में सन के बाबा के पास पहुंच जाते तो बाबा बड़बड़ाते हुए ट्यूबवेल चला ही देते। नैना की आंखों के आगे बाबा का वही चेहरा घूम गया। एक पल के लिए ठिठक गई नैना, फिर जोर जोर से रोने लगी। पर कोई नहीं था जो उसे ढांढस बंधाता, कोई नहीं था जिसके कंधे पर सिर रखकर रो लेती। थोड़ी देर रोती रही, फिर उठकर हाथ मुंह धोए और भीगी आंखें और बाबा की यादों के साथ काम में लग गई। बाबा की यादों को मन में और आंखों में आंसू लिए नैना के हाथ रसोई घर में यंत्रवत चल रहे थे। तभी थोड़ी देर में सिया दीदी बच्चों के साथ घर आ गई। सिया दीदी को देखते ही जैसे ही नैना उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी, उन्होंने उसे बीच में ही पकड़ लिया। तुम रो रही हो नैना, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। दीदी, मेरे बड़े बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहते कहते नैना रोने लगी। सिया दीदी ने उनको गले से लगाकर सांत्वना दी। परेशान मत हो नैना, शायद ये उनकी मुक्ति है, क्योंकि तुम्हारे पापा के जाने के बाद वो टूट गए थे। उनका दुख हम समझ नहीं सकते। धैर्य रखो और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, उन्होंने नैना को समझाया। थोड़ी देर में सिया दीदी नैना को अपने पास बिठाकर समझाती रही। जाओ, अब उन्हें चाय पानी कुछ दोगी, सासू माँ ने कहा। तो नैना उठकर रसोई घर में चली गई और चाय बनाने लगी। तभी सिया दीदी भी रसोई घर में आ गई और नैना की सहायता करने लगी। अरे दीदी, आप बैठिए ना, मैं कर लूँगी, नैना ने उन्हें रोकते हुए कहा। तो क्या हुआ, मिलकर काम कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, फिर बैठकर आराम से बातें करेंगे, सिया ने नैना को समझाते हुए कहा। नहीं दीदी, आप वैसे भी कभी कभी आती है, आप मम्मी जी के पास बैठिए, मैं खाना बनाती हूँ, चाय को कप में डालते हुए नैना ने कहा। नहीं, चलो पहले सब साथ में चाय पीते हैं, बाद में हम दोनों मिलकर खाना बना लेंगे। चलो अपनी चाय भी ले आओ, चाय के 2 कप उठाते हुए सिया दीदी ने कहा। जी दीदी, आप चलिए, मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, कहकर नैना ने बच्चों के लिए चिप्स पापड़ तल दिए और सारा खाने का सामान लेकर सिया के साथ आकर चाय पीने लगी। पर मन बार बार बड़े बाबा के पास जा रहा था। सिया दीदी भी समझ रही थी नैना की मनोस्थिति, मगर कर भी क्या सकती थी। मम्मी, नैना को भेज दो पंकज के साथ, बाबा के अंतिम दर्शन भी कर लेगी और कुछ दिन अपने घर भी रह आएगी, सिया ने अपनी माँ से कहा। अरे बुजुर्ग थे और कौन सा नैना के सगे बाबा थे, बाबा के बड़े भाई थे, क्या करना जाकर इतनी दूर। सासू माँ के ये शब्द सुनकर नैना स्तब्ध रह गई। सगे बाबा नहीं थे, वो बाबा थे मेरे मम्मी जी, सगे और सौतेले क्या होता है, नैना ने कहा। नहीं जाना मतलब नहीं जाना, बात खत्म, सासू माँ ने आदेश दिया। लेकिन मम्मी, वो नैना के बाबा थे, सगे से बढ़कर, जाने दो, सिया ने अपनी माँ से कहा। अभी क्या ज़रूरत है जाने की, बूढ़ा मरा है अभी तो, तेरा भाई मरेगा ना तब जाना,
तब ढंग से रोना। नशे में आए पंकज ने कहा, थोड़ी तो शर्म करो पंकज, उसके बाबा नहीं रहे, पापा पहले से नहीं है और तुम उसके भाई के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। थोड़ी बहुत इंसानियत बची है या वो भी नहीं बची। सिया ने अपने भाई पंकज को डांटते हुए कहा, ए सिया, तुम इस घर के मामले में बीच में ना बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना घर संभालो जाकर। यहाँ आई हो तो खाओ पियो और जाओ। नशे में पंकज ने अपनी दीदी से कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ हम खाने पीने आए हैं? हमारे घर में खाने को नहीं है क्या? लेकिन तुम्हारी बुद्धि ज़रूर भ्रष्ट हो गई है, जो तुम्हें अपनी पत्नी की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही। और मम्मी, तुम पंकज को समझाने की बजाय उनका साथ दे रही हो। वो तो नैना है जो निभा रही है, कोई और होती तो अब तक। सिया भी बोली रही थी कि सासू माँ बीच में ही बोली, तो तुम क्या इसे भड़काने आई हो कि मत निभाओ इस घर में? निभा रही है तो क्या एहसान कर रही है? कैसी बेटी हो तुम जो अपनी मम्मी को गलत कह रही हो और पराई का साथ दे रही हो? जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा ना। जैसा आप लोग कर रहे हो, अगर वैसा ही मेरे साथ मेरे ससुराल वाले करे तो तब क्या अच्छा लगता आप सबको? और हाँ, रही तुम्हारे खाने की बात, तो बता दूं पंकज कि खाना हम अपने घर में भी खा सकते हैं। बेटियां मायके सुकून के लिए आती है, कलह देखने नहीं। बस इतना याद रखना कि किसी को इतना नहीं सताना चाहिए कि पानी सिर से ऊपर निकल जाए। जा रही हूँ मैं, नहीं रुकना यहाँ 1 मिनट भी। और आप मम्मी नंदिनी को बुला लो, उन्हीं के साथ खुश रहो, क्योंकि वो ही आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिला पाएगी। जब भी आओ यहाँ तमाशा ही होता रहता है। सिया ने गुस्से से कहा। हाँ जाओ, और अब कभी मत आना यहाँ, पंकज ने नशे में सिया से कहा। जाती हो तो जाओ, यहाँ क्या नैना को भड़काने आई थी? सासू माँ ने भी पंकज की हाँ में हाँ मिलाई। मम्मी, तुम्हारे लिए बड़ी भाभी ही सही थी, लड़ झगड़ कर अलग हो गई। नैना सीधी है तो क्या जान लोगे? सिया ने फिर कहा। हाँ ठीक है, तुम ज़्यादा ज्ञान मत दो। यहाँ इस घर में क्या करना है क्या नहीं हम देख लेंगे, पंकज ने बदतमीजी से कहा। इस घर की तबाही अब ज़्यादा दूर नहीं, ईश्वर इस घर पर कृपा करे, जाते जाते सिया ने कहा। नैना जो अब तक ये सब सुनकर बहुत रो रही थी, सिया को रोकते हुए बोली, दीदी इनकी बातों का बुरा मत मानिए, नशे में है, प्लीज़ रुक जाइए मेरे लिए। सिर्फ पंकज ने कहा होता तो बुरा नहीं लगता नैना, छोटा भाई ये नशे में है। लेकिन आज तो मम्मी ने भी कहते कहते उनकी आंखें भर आई। अपना ध्यान रखना नैना, अब शायद मैं इस घर में कभी ना आऊँ, कहकर वो चली गई। नैना रोती रही काफ़ी देर तक। सबने खाना खाया, पर आज ना नैना ने खाना खाया ना सिया ने। मुझे अपने घर जाना है और मैं कल सुबह जाऊंगी, नैना ने दृढ़ता से कहा। एक बार ना कहने से समझ नहीं आता, कहा ना तेरा भाई मरेगा तब जाना, पंकज ने कहा। मेरा क्यों, मरे तुम्हारा भाई, नैना ने भी गुस्से से कहा। गाली निकालते हुए मेरे भाई को मारना चाहती है, कहकर पंकज ने नैना के बाल पकड़े ही थे कि नैना ने जोर का धक्का दिया और पंकज बिस्तर पर जा गिरे। तुम मेरे भाई के लिए कह सकते हो, मैं तुम्हारे भाई के लिए क्यों नहीं? तुम जो मर्जी चाहो करो, मैं करूँ तो साली छिनाल हो जाती हूँ। तुम मेरी माँ को गाली दे सकते हो, मेरे पापा को गालियाँ दे सकते हो, जो इस दुनिया में ही नहीं। और तुम्हारा बाप मेरे साथ नंगा नाच करना चाहे तो भी मैं चुप रहूँ, नहीं रहूँगी चुप। सुना तुमने, नहीं रहूँगी, अब मैं चुप। नैना खुद के आपे से बाहर थी, अब तो क्या करेगी? हाथ उठाएगी मुझ पर, मारेगी मुझे। तेरी इतनी हिम्मत किस यार के दम पर उछल रही है? किसके साथ है? आजकल उस प्रिंसिपल के चक्कर में पड़ी है। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं है? वो तुझे घर छोड़ने क्यों आता है? उसके दम पर उछल रही है क्या? पता भी नहीं चलेगा, ना तेरा ना तेरे उस मजनू का, कहते हुए पंकज ने नैना पर लात गुस्सों की बरसात कर दी। ओ, तो बात ये है, वो मुझे अकेले नहीं छोड़ने आते, रूपल मैम होती है साथ में, और जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, नैना ने रोते हुए कहा। तो कैसा है बता, गाली देते हुए। पंकज की भाषा बद से बदतर होती जा रही थी। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, नैना ने दोबारा कहा। खा अपने मरे हुए बाप की कसम कि कुछ नहीं है, सासू माँ बीच में बोली। मैं अपने पापा की, अपने दोनों भाइयों की और अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर कहती हूँ, हमारे बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है, मैं उनसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। नैना ने अपनी सफाई दी। साली झूठ बोलती है जो अपने बाप को खा गई, झूठी कसम खाने में क्या दिक्कत होगी उसे? पंकज ने फिर मारते हुए कहा। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। नैना रोती रही पर किसी ने नहीं सुनी। पंकज और सासू माँ बहुत देर तक बड़बड़ाते रहे।
नैना चुपचाप सब सुनती रही और रोती रही।